नमस्कार, मेरा नाम कमर आगा है और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे नेटो की जो अभी समिट हुई है, उसके जो रेजोल्यूशंस आए हैं। कोई फर्क नजर नहीं आता। जिस तरह की बातें हुई हैं उससे लगता है कि ये जो युद्ध है वो चलता रहेगा। और ये युद्ध एक ऐसा युद्ध हो गया है रशिया और यूक्रेन के बीच में कि ये एक भयानक रूप धारण करता चला जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये युद्ध जो है अब पूरे यूरोप में भी फैलने की इसमें पोटेंशियल यानी संभावना नजर आती है। जर्मनी में रशिया ने बहुत ही अपने सोफिस्टिकेटेड वीपन सिस्टम, मिसाइल्स, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, हर तरह के उन्हीं ने वहां पे डिप्लॉय कर दिए हैं। और भी दूसरे देशों में भी, खासतौर से ब्लैक सी का जो क्षेत्र है वहां के शहरों में भी तय हुआ है कि वीपन डिप्लॉय होंगे, यानी रशिया को चारों तरफ से घेरा जाएगा वीपन से। इसमें जरा भी कोई गलती कहीं से भी होगी तो उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा और युद्ध फैल जाएगा पूरे रशिया में। अमेरिका का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो वही है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। और वही ऑब्जेक्टिव जो है वो पश्चिमी देशों का भी वही नजर आता है जो नेटो के मेंबर है। ये रशिया को, पुतिन को जाना चाहिए, पुतिन नीति कोलैप्स होनी चाहिए। रशिया बहुत बड़ा है, इसका विभाजन भी हो जाए ना चाहिए। खासतौर से रशिया का जो इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में है वो खत्म हो जाएगा। अगर वो कम हो जाएगा तो फिर रशिया जो है वो इंटरनली इंगेज होगा और इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा कॉकेशस रीजन में भी और इधर भी, जिस सेंट्रल एशिया में भी। इन जगहों पे तेल और गैस के बड़े भंडार पाए जाते हैं और अमेरिकन कंपनीज बहुत इंटरेस्टेड है, इच्छुक है उसमें वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन समस्या ये है कि वहाँ का जो सी है वो लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है कंट्रीज से, और एक ही रास्ता है ईरान के थ्रू वहां पे हो सकता है, वहां तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है, उनका मानना यह कि ईरान में भी रिजीम चेंज होना चाहिए। जो सैंक्शंस लगाए गए हैं चेंज, लेकिन ऐसा वहां भी नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि ना ईरान की रिजीम काफी स्ट्रांग है जो चेंज होगी नहीं, और रशिया भी, पुतिन बहुत स्ट्रांग है क्योंकि वहां पे नेशनलिज्म बहुत है रशिया के अंदर। रशिया में इस समय युद्ध चल रहा है, पुतिन को अधिकतर सपोर्ट है। दूसरे रशिया के अंदर एक और पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, वो है वहां का ऑर्थोडॉक्स चर्च, उसकी भी सपोर्ट पुतिन को हासिल है पूरी तरीके से। तो ये सुसाइड सुसाइडल वॉर होगी, मैं समझता हूँ यूरोप के अंदर। यूरोप को लगता है कि रशिया एक बड़ा थ्रेट उसके लिए है। रशिया का कहना यह है कि उसका कोई एक्सपेंशन का डिजायर नहीं है, फर्दर आगे बढ़ने का कहीं। दोबारा से वो सोवियत यूनियन वहां पे नहीं बन सकता। लेकिन नेटो और यूरोप का कहना यह है कि इनकी डिजायर जो है वो एक दोबारा से एक्सपेंशनिस्ट है, यानी विस्तारवादी है, और ये एक बड़ी पावर के रूप में इमर्ज हो रहे हैं जो खतरा है पूरी दुनिया के अमन शांति के। लेकिन ये है कि अधिकतर देश दुनिया की इस बात को नहीं, बहुत से देश ऐसे हैं यूरोप के अलावा, इवन यूरोप में भी आपको मिल जाएंगे, जो रशिया को अग्रेसर नहीं मानते। वो कहते भी नहीं, कोई रेजोल्यूशन में भी वोट नहीं डालते उनके रशिया के खिलाफ, और रशिया को नहीं मानते। इंडिया भी उन्हीं में से एक है। इंडिया ये जरूर कहता है कि युद्ध का काल समाप्त हो गया, बातचीत से मसले हल होने चाहिए, और इंडिया कमिटेड है बातचीत के लिए। उन्हीं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात जेलेंस्की से भी कही, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, कि भारत चाहता है और जो कुछ भी हो सकता है उसके बस में वो करेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस तरह से जो वेपन डिप्लॉय हो रहे हैं वहां के ऊपर, और लोगों को, पुलिस फोर्सेस का मोबिलाइजेशन तमाम हो रहा है, ये तो इसी बात को इंडिकेट करता है कि एक तैयारी हो रही है रशिया को घेरने के लिए चारों तरफ से। क्या ये ऐसा संभव हो पाएगा? हाँ, अगर मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट बाइडेन दोबारा से इलेक्शन जीतते हैं, उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो रशिया को किसी भी तरह से, हर तरह से हराने की कोशिश। दूसरी तरफ ये भी था
कि उस जो डिक्लेरेशन आया है उसमें चाइना को बहुत कंडेम किया गया है। ये कहा गया कि चाइना जो है ये इनेबलर है वॉर का, यानी चाइना की वजह से वहां पे वॉर चल रही है, उसको बढ़ाने में मदद दे रहा है। पुतिन को वेपन सिस्टम्स भी सप्लाई कर रहा है, स्पेयर पार्ट्स हैं, या बहुत सी लंबी लिस्ट है जो चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है। चाइना को ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है एक उनका मानना ये है कि एक पोटेंशियल थ्रेट है अभी पोज करता है, और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में उसको ये भी कह दिया जाए कि एनिमी, पहले ऐसा ही होता है कि पहले वॉर एनेबलर कर लगाया गया, फिर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, और फिर उसके बाद उसमें उनके ऊपर मैं समझता हूँ कि रिगोरस सैंक्शंस और एक आर्मी डिप्लॉयमेंट, खासतौर से जो ये क्षेत्र है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, अगर ऐसा होगा तो प्रॉब्लम भारत के लिए भी आ जाएगी, इसीलिए भारत का ये क्षेत्र है पूरा, और खासतौर से इंडियन ओशन का, और इसमें भी गतिविधियां बढ़ जाएंगी। मेरा ख्याल है कि अमेरिका में जो एक सेक्शन है ऐसा जो चाहता है कि जंगें चलती रहे, क्योंकि उसका बहुत फायदा होता है, खासतौर से जो वहां के खासतौर से जो कि वहां की डिफेंस मैन्युफैक्चरर है, आर्मामेंट लॉबी जो है वो चाहती है कि इस तरह की वॉर चलती रहे। लेकिन ये अगर ऐसा होता है तो वॉर केवल कन्वेंशनल वेपन में अब सीमित नहीं रहेगी। हर तरफ तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सबके पास, रशिया के पास भी हैं, यूरोप में भी हैं, अमेरिका ने डिप्लॉय कर रखे हैं हमारे, और अमेरिका के पास तो है। इससे क्या होगा, ये तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वॉर की शक्ल में इमर्ज होता हुआ यूरोप रशिया, मैं समझता हूँ कि बातचीत हो, संधि, डिफेंस पैक्ट साइन किया जाता है, नो वॉर पैक्ट साइन किया जा सकता है, इस तरह की बहुत सी चीजें। रशिया चाहता है कि उसके संबंध अच्छे बने पश्चिमी देशों से, लेकिन वो ये कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि यूक्रेन और उसके चारों तरफ वेपन डिप्लॉय किया जाए। रशिया हमेशा से एक बड़ी पावर रही है, जार के पीरियड में भी, और उसके बाद सोवियत यूनियन बनने के बाद भी वो सुपर पावर थे। सोवियत यूनियन टूटने के बाद जब रशिया री इमरजेंस हुआ तो अब वो दोबारा से एक बड़ी पावर की शक्ल में इमर्ज हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उसको रोकना एक संभव नहीं होगा। आप डिले कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं। अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये सजेस्ट कर रही है कि रशियन इकोनॉमी पहले से ज्यादा उतनी ही है इस समय, या उससे कुछ थोड़ी ज्यादा हो गई जबकि कि जंग शुरू हो, युद्ध शुरू होने से पहले से यूक्रेन वॉर। तो सैंक्शंस का इसके मतलब ये है कि बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है उनके ऊपर, और उसके नतीजे में ये हुआ कि उनका जो वेपन्स वगैरह को या पे जो बैन लगाए गए हैं, या उनके जो असेट्स जो थे, यानी लगभग $300 बिलियन के जो असेट्स थे, जो उन्हीं ने इन्वेस्ट किए थे रुपए वहां पे यूरोप अमेरिका में, उनको सीज कर लिया गया, उसका एक पार्ट दे दिया गया। सऊदी अरेबिया जो अमेरिका का सबसे मोस्ट ट्रस्टेड एलाई है उस पूरे क्षेत्र में, पश्चिम एशिया, उसने इस बात का खंडन किया है कि ये बिल्कुल गलत हुआ है। उनका भी पैसा वहां पे है बहुत, अमेरिका और यूरोप में। अगर वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी नहीं करेंगे तो उनके साथ भी इस तरह का ट्रीटमेंट हो सकता है। इसको लेते हुए चिंताएं सभी देशों में बढ़ती जा रही। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना यह है कि वार का युद्ध खत्म हो गया। ये वार से मसले हल हो ही नहीं सकते और कॉम्प्लिकेट हो सकते। इतने सालों से इतनी जंग युद्ध हुए हैं, इराक में, अफगानिस्तान में, अब यूक्रेन में, और फिर उसके बाद एक यूरोप में अगर फैलता है तो क्या उससे क्या हासिल उसूल हुआ। इसके चलते हुए चाइना बहुत आगे निकल गया। बहरहाल एनीवे उनका वो दूसरी चीज, एक और अहम बात हुई, डिक्लेरेशन में भारत का भी को भी क्रिटिसाइज किया गया। ये कहा गया कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों वहां रशिया गए ऐसे समय में जबकि बात चल रही। यूरोप को ये बात समझ लेनी चाहिए कि रशिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, आज से नहीं, एक जमाने से है, इसको अबंडन नहीं किया जा सकता।
अमेरिका भी हमारा एक अच्छा मित्र देश के रूप में हम देखते हैं उसको, और उसका भारत का मानना यह है कि उसके साथ हमारा वो डायलॉग पार्टनर भी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी इमर्ज हो रही है हमारी। भारत चाहता है सभी देशों से अच्छे संबंध बना के रखना, मगर ये नहीं हो सकता कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन वहां से बैठ के डिक्टेट करे कि भारत कहाँ, प्रधानमंत्री कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते। ये भारत को बिल्कुल नहीं। फिर यही नहीं बल्कि उनके जो दिल्ली में एम्बेसडर हैं उन्हीं ने भी इस तरह की चिंता कंसर्न की है। स्टेट डिपार्टमेंट को चिंताएं नजर आती हैं करते हुए, और फिर उसके बाद पेंटागन कहता है कि नहीं, वो अभी भी चाहते हैं कि भारत से संबंध बने रहे। ये उनके यहाँ डुअलिटी है, वो क्या चाहते हैं इसका पता नहीं। और मैं नहीं समझता कि भारत इस तरह की क्रिटिसिज्म या इस तरह के उस पे अपने जो उसकी ऑटोनॉमी है फॉरेन पॉलिसी में, उसमें कोई कंप्रोमाइज करेगा। अब देखना ये है कि भारत किस तरह से इनको डील करता है। सभी जानते हैं कि उसका सीधा स्टैंड है कि वो किसी भी देश का इंटरफियरेंस अपने देश में नहीं एक मानता, और वो जो उसके इंटरेस्ट हैं, जो उसके हित हैं, उसी में वो काम करता है। और मोदी जी ने ये बात कई बार साफ साफ कही। अब एक तरफ तो वॉर की बात चल रही है, यानी अगले साल के लिए भी वेपन कितना पैसा दिया जाएगा, 40 बिलियन या कितना यूक्रेन को, वो भी नेटो में तय हो गया और सब कुछ होगा। और अगर प्रेसिडेंट बाइडेन इलेक्शन हार जाते हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं, तो वो कहते हैं ये बिला वजह की वॉर है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये डीप स्टेट जो है अमेरिका में, उसका इंटरेस्ट है वॉर में, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। और वो ये भी कह रहे हैं कि नेटो को 2% जो उनका जीडीपी है उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमेरिका नेटो के बजट में। जो उनका कहना ये कि अमेरिका हमेशा उनको सिक्योरिटी नहीं प्रदान कर सकता फ्री में। और वो ये भी कहते हैं कि ये मसला ऐसा नहीं बढ़ा है, वो ये कहते हैं कि अगर हम जीत गए इलेक्शन तो हम बातचीत के माध्यम से करें। और आम जनता अमेरिका की ज्यादातर चाहती भी है कि वार बंद हो, ये भी बंद होना चाहिए और गाजा की भी बंद होनी चाहिए। इन दोनों वारों से प्रॉब्लम बढ़ रही है। मोदी जी ने भी यही कहा था कि वार बंद होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि उनको तकलीफ होती है जब गाजा में या यूक्रेन में बच्चों की हत्याएं होती है, मारी जाती है। मैं समझता हूँ कि नेटो का इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है, सब कुछ हो रहा है, 6 जनवरी के बाद वहां पे जो इलेक्शन, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद वहां पे अगर बदलाव आता है तो नेटो और यूरोप क्या करें? क्या ये जंग बंद हो जाएगी या नेटो में कोई बड़ा परिवर्तन आएगा? ये आने वाला समय बताएगा। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। हम जल्दी ही एक नया सब्जेक्ट आपके साथ लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। यदि आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी प्रमोट कीजिए, औरों को भी दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए, सीरियस कमेंट होते हैं तो उससे हमें बहुत मदद मिलती है।